काफी गौरव दिलाया है। ऐसे हमारे नेता शशि थरूर जी आज उपस्थित हो, आपको संबोधित करेंगे। उनके साथ में हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन विजय वडेट्टीवार जी, हमारे पूर्व मंत्री नसीम खान जी, हमारे उपगठन नेता विधायक अमीन भाई, हमारे नेशनल सेक्रेटरी संदीप भाई, मेरे सहकारी भरत भाई और प्रगति जी उपस्थित है। मैं आपका ज्यादा समय लेते हुए काफी अपने आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए माफी मांगता हूं और थरूर सर से विनती करता हूं कि आपको संबोधित करें। नमस्कार। पहली बात मैं भी माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि आपका ट्रैफिक, आपको पता है, रविवार को भी जरा सा ज्यादा टाइम लगा, लेकिन मैं खुश हूं कि आप लोग से मिल सके। मैं तो मुंबई में आया था 24 घंटे के हेक्टिक कैंपेनिंग के लिए। कल बहुत खुशी से मुझे मौका मिला वर्षा गायकवाड़ के साथ और आदित्य ठाकरे जी के साथ रोड शो करने के लिए उनकी कंस्टिट्यूंसी में। बहुत भीड़ थे। मैं बहुत खुश हूं कि जनता हमारे साथ है, ये क्लियर है। उसके बाद अपना भूषण पाटिल मलाड कांदिवली में, जहां एक बहुत बड़ा रोड शो कर रहा था, वहां जाके उनके साथ रोड शो भी करना, जरा सा भाषण देने का मौका मिला कल रात को। आज सुबह एक दो इंटरैक्शन किया हूं लोगों के साथ, क्योंकि मुझे ये भी लगता है कि राजनीति में हमारे तरफ से सिर्फ बोलना काफी नहीं है। जैसे आप लोग भी चाहेंगे, लोगों से बात करके उनकी राय समझना और उनके प्रश्न को जवाब देना बड़ी जरूरी है। तो आज सुबह बांद्रा वेस्ट में करीब 350 लोग एक हॉल में थे और उनके प्रश्न और उनको जवाब देने में करीब 2.5 घंटा लगा। उसके बाद जल्दी एक और इंटरैक्टिव लंच खा के मैं अभी आपके साथ आया हूं। फिर मैं शाम के फ्लाइट में दिल्ली वापस जा रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये कहूंगा कि आप लोग को पता है कि इस चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। भारत की आत्मा को सुरक्षित रखने का संघर्ष है। हमें लग रहा है कि जो कुछ 10 साल में हमने देखा, भाजपा सरकार जो भी कर रहे हैं, हमारी लोकतंत्रता को खतरे में रखे हैं और हमारे बहुस्वरता और डाइवर्सिटी और सेक्युलरिज्म, इसको आपको पता है कि भाजपा खुले, कोई भी छुपा के नहीं, खुले तरह से हमारे खिलाफ और हमारे संविधान में जो लिखा है उसके खिलाफ बोल रहे हैं। हमारे संविधान कहते हैं, जो अंबेडकर साहब ने हमको संभावना दिया कि अपनी जाति जो भी हो, आपके धर्म की, मजहब क्यों भी जो भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आप कोई भी राज्य से हो सकते हैं, लेकिन आप भारतीय नागरिक है तो आपको पूरा एक ही हक से इस देश में जीना है। लेकिन ये नहीं भाजपा का सोच। ने देखा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में कैसे वो नागरिकता के भीतर मजहब का प्रश्न इंजेक्ट किया। और मोदी जी की बातचीत करीब 2 हफ्ते से मुझे ये शर्मनाक लगता है कि एक प्रधानमंत्री के मुंह से ऐसे लफ्ज निकले जो मेरे बचपन में मुंबई में मैं कभी किसी के दरवाजा बंद करके उनके घर के अंदर भी सुनेगा नहीं। इस किस्म की बातें आजकल हमारे राजनीति के पब्लिक डिस्कोर्स बन गया है। मेरे ख्याल में हमारे राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, हमारे देश के लिए भी अच्छा नहीं। हम चाहते हैं कि इस चुनाव में कि हम भाजपा को दिल्ली सरकार से हटा के, कि हम सबको लेके आने के, एक साथ लेके आके इकट्ठे करके प्रगति करने के लिए, एन इंक्लूसिव इंडिया, इसके लिए हम लड़ रहे हैं। An inclusive India of all religions, all languages, all castes, all regions, all states. We want to see, and poor and rich and women and men and youth and farmers, everybody, labor, everybody should be given an opportunity in this country. So I'm here to say that we stand for a very different conception of India, a very different idea of India from what the BJP represents. And that's why this election is very important. I'm very pleased to say that the first 3 phases, ये पहले 3 चरण जो हम देखे हैं, हमें लग रहा है कि हवा बदल रहा है। और ये भी मैं कहूंगा कि जो हम देख रहे हैं सिर्फ दक्षिण भारत की बात नहीं। मैं तो दक्षिण में उम्मीदवार था। 26 अप्रैल में बड़े वोट के बाद मैं करीब 8 राज्यों में जाके प्रचार किया हूं। मैं हर जगह में जो देख रहा हूं, मुझे
बहुत आत्मविश्वास बढ़ गया है कि जून 4 को हम सरकार को बदल सकेंगे। I'm going to stop there. I'll be very happy to take your questions in Hindi or English. But I just want to end by saying, मुंबई 20 तारीख को वोट करेंगे और हम चाहते हैं कि इस नगर का जो एसेंशियल कैरेक्टर है, मैं भी यहाँ मेरे बचपन यहाँ कुछ साल गुजरे, करीब 8-9 साल, मुझे मालूम है कि भाजपा को कभी समझ नहीं पाया the cosmopolitanism of Mumbai. That is also at stake, and I hope that the voters of Mumbai will come forward to defend their own essential character and to work with us to vote for a better India, an India that everybody can be proud of, be a shareholder of, a stakeholder of, and an India where all of us will march together, हाथ में हाथ जुड़ा के, कदम से कदम जुड़ा के हम आगे बढ़ना चाहेंगे सब लोग के साथ। असलियत के सबके साथ सबका विकास हमारी राजनीति में है और उनके नहीं। 10 साल तक अच्छे दिन नहीं देख पाया, अब हम उनके लफ्ज नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम सिर्फ ये कहेंगे कि भारत की प्रगति के लिए हमें वोट दे दीजिए हाथ पे। ये कहने के लिए मैं आया हूं और जो भी मैं देख रहा हूं पूरे देश में, मैं बहुत बहुत कॉन्फिडेंट हूं। I'll take your questions now. Floor is yours. The Congress has been given the categorization of a doormat in Maharashtra politics, where the Mahavikas Aghadi, especially for parties like the Uddhav Bharat Thackeray and the Sharad Pawar faction, it is said that they don't consider Congress as a part of, as a strong party. I don't agree with that at all. In fact, to show magnanimity, show big-heartedness is not the sign of a doormat. This is a party that has said, we have the larger picture in mind. We are thinking of the country first. And where we have a coalition arrangement, we believe that making concessions in the interests of the larger alliance is not a defeat or a surrender. It is a sign of large-heartedness, a willingness to accommodate, and a willingness to move forward. So I am very happy that we have two strong allies. In fact, yesterday at Varsha Gaikwad's rally, it was impressive to see the Shiv Sena out in great strength, great numbers, including Aditya himself on the vehicle with us. Similarly, even for Bhushan Patil's roadshow, our allies are there with us. They are standing by us, they're standing along with us, and it's because they see mutual respect. In BJP's NDA, there is no mutual respect. And that's why when embarrassingly, almost humiliatingly, Mr. Modi went after the Akali Dal and the BJD, both parties spurned him and said, no, we would prefer to contest on our own. That's because they've seen the experience of what it is like to work with the BJP. Whereas we believe that the parties whom we have shown respect to, they will show us respect when the time comes to form the coalition government of India after the 4th of June. That is going to emerge from the coalition, my dear lady. We are not talking about a presidential system in our country. I'm sorry to say Mr. Modi is running the parliamentary system presidentially, which is the worst of both worlds. In a parliamentary system, and those of you who have studied politics around the world, you know this, is that in a parliamentary system, you vote not for an individual, you vote for parties, ideologies, principles, and policies. And at the end of all of that, what happens is that the victorious parties will come together and identify a suitable leader that enjoys the support of all of them, probably based on a common minimum program. And at the same time, as we saw in 2004, we may get a very successful result. Dr. Manmohan Singh ran an excellent coalition government for 10 years. Even though I say it, I'll say Mr. Vajpayee did a very good job of managing a 26-party coalition for 6 years. So coalition governments are nothing for the country to worry about. They are, in fact, the track record of coalition governments in India shows that economic growth has been better under coalition governments than under single-party governments. So I will say that we are not at all worried about this. There will be a Prime Minister, but that Prime Minister will function collegially as a first among equals. And I have no concern at all in my mind. In fact, I think, again, as I said, like 2004, some parties that have campaigned alongside us in the election and some parties that have campaigned against us or separately from us in the election will all come together
in the larger interest of stopping the BJP and the NDA coming back. Rahul Gandhi has challenged PM Modi and asked him for a face-off for a debate. What's your take on it? I think, frankly, it's important for the nation to realize that what we have in this country is a Prime Minister who has never held an open press conference in his entire life. He used to call our Prime Minister Manmohan Singh. But Dr. Manmohan Singh not only held 3 or 4 press conferences every year in Delhi, every foreign trip he took, he held an impromptu press conference on the plane, where the journalists could ask him anything they like. That is true democracy. That is accountability of the elected leadership to the people. Other than scripted interviews on television where everything is already pre-arranged with very sympathetic interviewers, where have you seen Mr. Modi answering completely unprepared, unscripted questions spontaneously? So when 3 people, 2 retired justices and 1 senior editor, wrote to both sides saying, please participate in the debate, answer the nation's questions and answer each other's questions, Rahul Gandhi immediately replied saying either he or the Congress president would be happy to do so. But Mr. Modi has not replied. And I'm convinced that if Mr. Modi replies, we will have a very good discussion because we know what we're talking about. The Congress party, the president, as well as the former president, the leader, know what the issues are. And they're very willing to confront Mr. Modi on these issues. I don't know how much Mr. Modi is going to be able to do without a script in front of him, without a teleprompter in front of him. Yeah. Zara sa आवाज बढ़ाना. हाँ. Bombay has been bastion Shiv Sena. Yeah. And you were Congress was considered as an arch rival. Yes. This is the first time you guys came together. Do you think the vote Shiv Sena, is the Congress concerned about the Shiv Sena vote? You mean the transferability of votes? No, I think we rely on the Shiv Sena, which has a tight organizational structure, to deliver on that. I mean, the truth is that in these matters, history is never the best guide. Because when parties that were not previously allied come together, a new culture has to be born. I find that at the top, the dialogue is excellent. Aditya Thackeray, very, very friendly with all our leaders in Maharashtra. Uddhav ji I have not had a chance to see, but I believe the same is true. And certainly, with Pawar Sahab, we've had a very long and close association. So my own view is that I don't think we need to worry about that. But even if there was any hesitation, the answer is that when you have a tightly knit organization, and we all know that when the Shiv Sena split occurred, the bulk of the party Karyakartas remained with the Uddhav Thackeray faction. Yeah, and therefore I would say that they should be able to deliver the vote transfers as required, just as our own voters have shown a great deal of willingness to rally behind the Shiv Sena candidates where they are required. It's a mutual give and take. Kejriwal has attacked Prime Minister Narendra Modi and said that his age of retirement is coming soon. Is he asking votes for Amit Shah or what he is advocating? Well, it was interesting. We saw 2 statements, one after the other, right? We saw Amit Shah saying that Mr. Modi insists that everyone step down at 75. And then the next day we saw Mr. Amit Shah saying Mr. Modi will continue till 2029. So journalists should ask Mr. Amit Shah which one is correct. I mean, I think he shouldn't be asking the Congress. I think Mr. Kejriwal is right to point this contradiction out. That if Mr. Modi turns 75 in 2025, September, and that is according to whatever date of birth is officially on the record. We know that Mr. Modi, with his date of birth and his educational qualifications, there are various versions, but be that as it may. In September 2025, are we going to see a change of Prime Minister? Or is there going to be an exception for one man? But let me say, in any case, we don't have to wait till September 2025. There will be a change of Prime Minister in June of 24. Sir, one last question. Naseem Khan, who is the leader from your party, Yeah. he has mentioned the fact that there is no Muslim candidate in the state of Maharashtra. What is your take on it and why this happens? Look, frankly, there are compulsions of coalition politics. We had much fewer seats to distribute. I will say that our intentions and our aspirations are clear. We want to have much more diverse representation. We would like to have had many more women candidates. I'm very glad I could campaign for Varshaji, because I believe a strong woman's voice must be heard in Parliament. Similarly, I would like to have seen more candidates from the minorities. But when you're only dealing with 16, 17 seats, there's a limitation. You have to look at winnability factors. You have to look at incumbency. You have to look at various other considerations. And I think that's all there is to it. There is certainly, from our point of view,
a great deal of commitment to the fact that unlike the BJP, which has had no Muslim candidates, no Muslim MP, and no Muslim MLA, can you imagine, for the first time in the history of democratic India, we have a ruling party that has no elected legislature from such a big community, 20 crore strong Muslim community, has nobody represented in the BJP. And it's very interesting that even the legacy of Vajpayee Sahib, where he had 2 or 3 Muslim ministers, all those ministers were eased out after one term of Mr. Modi. And now even the minority portfolio is held by somebody from the majority community. We are seeing quite a shocking situation. We are not like that. And I think if you look back at our record in office, you know perfectly well that under the Congress party, every community has had representation in the past, and you can be sure they will have it again in future. पीएम मोदी ने अपने भाषण में ये कहा था कि कांग्रेस ने अब तक सिर्फ मुस्लिम समुदाय को ही आरक्षण दिया है और दूसरी तरफ एक मुद्दा उनका ये भी रहा है कि जिस तरीके से शरद पवार ने कहा था कि आने वाले वक्त में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो कांग्रेस में विलय कर लेगी, तो उस पर पीएम मोदी ने ये कहा कि क्या कांग्रेस और शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस में अपने आप को विलय करने वाले हैं? देखिए, पहली बात यह है कि जो पवार साहब ने कहा हम लोग सारे सुने, लेकिन अब हम लोग अलग अलग पार्टी लेकिन एक गठबंधन के भीतर हम एक साथ काम करें और आगे बढ़ते हैं। भविष्य में क्या होगा हम देखेंगे। हम तो हर साल हमने यही कहा कि जो कांग्रेस छोड़ के कोई भी कारण के लिए चले गए थे, हम उनको स्वागत करेंगे वापस। हमें सिर्फ एक पार्टी नहीं है ऐसे, आपको आप पूरा देश में देख लीजिए कितने सारे पार्टियां हैं जो कांग्रेस पार्टी में थे और अब अलग हो गए, कोई भी कारण के लिए। इतिहास में तो बहुत कारण होते हैं, लेकिन हम कहने वाले हैं कि अगर आप वापस आना चाहते हैं तो हम रेड कार्पेट खोल के स्वागत करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि विचारधारा जब एक है तो अलग अलग रहने की क्या जरूरत है। तो ये है हमारे जवाब उस विषय पे। दूसरी बात, आप कहा कि मोदी जी देखिए, ये तो विफलता, उनका विफलता का एक सबूत है कि उनके हाल इतना बुरा हो गया है। वो पता चला कि इस बार ये चुनाव जीतने वाले नहीं हैं, तो वो उनके, मैं दुश्मन नहीं कहूंगा, उनके राइवल्स जो हैं उनको भी वापस बुलाना चाहते हैं उनके आसपास। क्यों जाएंगे लोग? जब और जिनसे वो बात कर रहे हैं उनको, उनके पार्टी को तोड़ दिए, काफी पैसे खर्च करके तोड़ दिए थे भाजपा, क्या उसके लिए धन्यवाद कहे कि उनके साथ जाएंगे? ये सब बिल्कुल विदाउट एनी मीनिंग दिस स्टेटमेंट। I think this subject is already over. But we want to know his view on it. Yeah, my view is that we've honestly, everything I had to say on the subject I've already said in Pune a week ago. My own view, frankly, on this now is let's move on. I think the LOP has made his point of view clear. The party has said right now we need to focus on the future. And very frankly, one of the things we realize in this politics of this election is that the BJP is unable to discover or discuss Rozgar or Berozgari, highest record unemployment since figures started being kept. They are unwilling to discuss price rise. They are unwilling to discuss why they have failed to double the farmers' incomes of Kisans, why it is that instead there have been a lack of farmer suicides during their rule in this country. 1 lakh farmers have killed themselves. They have failed on substantive issues of public welfare. 80% of the Indian people, their income levels have gone down in the last 10 years. 80%. All gains have only been in 20%. So the BJP is unwilling to face any of these real issues that matter to voters, and all they want is non-issues to create a distraction. So I don't really want to oblige the BJP by discussing other issues. It's a tactic they have tried once too often for their own. देखिए, सुप्रिया जी के रिकॉर्ड आप देख लीजिए। अब 3 चुनाव मेरे ख्याल में, या शायद 4, उसकी अच्छी बहुमती से जीत के आई है। और मैं उनके साथ पार्लियामेंट में काम करता हूं, लोकसभा में हम दोनों बैठे हैं। बहुत कामयाब लोकसभा एमपी रही, और मुझे लग रहा है कि इस बार भी जनता उनके काम की अप्रिसिएशन में उनको वापस भेज देंगे। मुझे कोई शक नहीं है कि ये चुनाव सुप्रिया जी जीतेंगे। तो इस किस्म के सोच के ऊपर पीयूष जी अपनी ही सीट डिफेंड करें, उनके खिलाफ
एक अच्छा उम्मीदवार खड़ा है भूषण पाटिल। मैं काफी आवेश देखा हमारा मलाड कांदिवली के लोगों के साथ। मुझे लग रहा है कि पीयूष जी की अपने ही प्रॉब्लम्स को जरा संभाल ले और बारामती के बारे में सोचने की खास जरूरत नहीं अभी। एक तरफ जहां आप कहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे से देश को आगे बढ़ना चाहिए, वहीं आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनका हाल ही में बयान है कि जब आपकी सरकार आएगी तो राम की जो मंदिर है उसका शुद्धिकरण होगा। सर, क्या कांग्रेस भी राम मंदिर के मुद्दे को छोड़ नहीं पाती? देखिए, मैं दूसरों की टिप्पणी पे मैं टिप्पणी क्यों करूं? आप नाना जी से पूछिए उनका उद्देश्य क्या है। मैं इस विषय पे नहीं बोलना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये कहा राम मंदिर के विषय पे कि हम बहुत सारे लोग हैं हमारे पार्टी जो अपने ही मजहब है, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, क्रिश्चियंस होंगे, वी ऑल रिस्पेक्ट आवर ओन फेथ। मैं मंदिर जाता हूं प्रार्थना करने के लिए, राजनीति करने के लिए नहीं। तो जब प्रधानमंत्री हमारे पार्टी को स्वीकार किया, पूरा समर्थन दिया नहीं जाने के लिए, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मंदिर जाते हैं भगवान के बारे में सोचने के लिए और मोदी जी के बारे में सोचने के लिए नहीं। और ये मोदी जी का एक स्टारिंग शो था, प्राण प्रतिष्ठा, हाँ, बड़ा राजनीतिक मंच। और मेरे ख्याल में ये तो एक मंदिर का दुरुपयोग है, राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। लेकिन भविष्य में क्यों नहीं जाए राम मंदिर? क्योंकि हमें ये भी है, मैं तो बचपन से प्रार्थना करता हूं राम के लिए। क्या मेरे राम को मैं बीजेपी को सरेंडर करूं? क्यों? बीजेपी को कोई कॉपीराइट दिया है राम पे? उनका ट्रेडमार्क है राम पे? ये मैं कहूंगा कि हर इंसान को अपनी ही मर्जी से, अपनी ही रीति से प्रार्थना करना, भगवान को सम्मान देना, अल्लाह को सम्मान देना, जीसस को सम्मान, उनका हक है और करते हैं हमारे पार्टी के सारे लोग। तो इसलिए मुझे ये कभी नहीं मानूंगा कि ओनली बीजेपी हैज द राइट टू टॉक अबाउट, बट दिस पर्टिकुलर इवेंट जनवरी 22 उसमें नहीं जाना मेरे ख्याल में अच्छा संदेश था, क्योंकि हम राजनीति करने के लिए नहीं जाएंगे मंदिर। थैंक यू। एक पक्ष प्रवेश है अखिल भारतीय राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षा अजित पवार पक्षाचे श्री अनीस इद्रिसी जे अखिल भारतीय नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आहेत, ते अजित पवार राष्ट्रवादी काँग्रेस सोडून काँग्रेस पक्षामध्ये आज प्रवेश करत आहे। मी आणि साहेब कब संदीप जी एलओपी आपका संदीप जी आप चलो हाँ स्वागत हो। नेशनल जनरल सेक्रेटरी एनसीपी अजित पवार। थैंक यू वेरी